समस्त भावी शिक्षकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज दिनांक 10 जुलाई 2021 शनिवार। पिछली क्लास के अंतर्गत हम विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 के प्रमुख सोपानों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। दोस्तों, शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास के अंतर्गत हम अधिगम और सहभागिता के अवरोधक या कठिनाइयाँ इस विषय वस्तु के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। बैरियर्स ऑफ लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन। अधिगम संबंधी कठिनाइयों को समझने की योग्यता एक शिक्षक को अनिवार्य रूप से विकसित करनी चाहिए, क्योंकि बालक सीखने के अंदर किस प्रकार की कठिनाइयाँ महसूस कर रहा है, इसकी जानकारी सर्वप्रथम एक शिक्षक को होनी चाहिए। तभी वह शिक्षण की एक अच्छी व्यू रचना बना सकेगा, जिससे कि बच्चे बिना किसी अवरोधक के अधिगम को आसानी से कर सके। अतः छात्रों के समक्ष इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए जिससे कि उनकी सहभागिता का विकास सर्वोत्तम रूप में हो सके। सहभागिता एवं अधिगम की प्रक्रिया में आने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ प्रमुख है, जिनका कि हम नीचे जिक्र करेंगे और जिनका समाधान भी एक शिक्षक को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इसके अंदर पहली कठिनाई है अधिगम गतिविधियों संबंधी कठिनाई, यानी कि लर्निंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़। सीखने में गतिविधियों से संबंधित क्या क्या कठिनाइयाँ होती है। अधिगम गतिविधि संबंधी अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ शिक्षक को उनका सामना करना पड़ता है। वह कक्षा में सामान्य गतिविधियों के माध्यम से अधिगम व्यवस्था उत्पन्न नहीं कर पाता, क्योंकि कक्षा में प्रत्येक छात्र की रुचि एवं क्षमता के अनुसार गतिविधियां उपलब्ध होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि एक क्लासरूम के अंदर विभिन्न मनोवृत्तियों, विभिन्न रुचियों, विभिन्न क्षमताओं के बालक होते हैं। तो यदि उनके एक्टिविटीज़ बेस उनकी रुचियों क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए नहीं की जाएगी तो निश्चित रूप से उनको सीखने में किसी न किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान समय में शिक्षक एक ही प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को संपूर्ण कक्षा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिससे छात्रों के संज्ञानात्मक विकास एवं सीखने की गति में अंतर हो जाता है। क्योंकि छात्रों के किसी समूह के लिए गतिविधियां उपयुक्त हो सकती है। जिन छात्रों के लिए गतिविधियां उपयुक्त होती है उनका अधिगम स्तर उच्च होता है, और जिन छात्रों के लिए सीखने के लिए अधिक गतिविधियां उपयुक्त नहीं होती हैं उनका अधिगम स्तर निम्न होता है। अतः इस स्थिति में एक कुशल शिक्षक छात्रों की योग्यता एवं शक्ति के आधार पर छात्रों को पृथक समूह में विभाजित करते हुए उनके अनुरूप गतिविधियां उत्पन्न करेगा, जिससे कि उनको सीखने में आसानी हो और उनका अधिगम स्तर उच्च हो। दोस्तों, दूसरी कठिनाई है अधिगम वातावरण संबंधी कठिनाई, लर्निंग इन्वायरमेंट रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़। अधिगम वातावरण संबंधी कठिनाइयाँ भी संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम की प्रमुख कठिनाई है। छात्र विभिन्न प्रकार के वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करता है। हम जानते हैं कि बालक आता है, उनके पारिवारिक, सामाजिक कई प्रकार के जो वातावरण होते हैं, अलग अलग वातावरण से वो विद्यालय के अंदर आता है। तो प्रथम उसके परिवार का वातावरण अधिगम योग्य नहीं है तो उसको संज्ञानात्मक विकास बहुत मंद गति से होगा। यदि समाज का वातावरण अधिगम योग्य नहीं है तो उसका विपरीत प्रभाव संज्ञानात्मक विकास पर भी पड़ेगा। इस प्रकार एक शिक्षक को कक्षा के वातावरण को अधिगम योग्य बनाने के साथ साथ परिवार एवं समाज के वातावरण को भी अधिगम योग्य बनाना चाहिए, ताकि बालक आसानी से अधिगम कर सके। दोस्तों, तीसरी प्रकार की कठिनाई है अभिप्रेरणा संबंधी कठिनाई, मोटिवेशनल रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़। अभिप्रेरणा संबंधी कठिनाई का समाधान भी शिक्षक द्वारा ही संभव होता है। प्रथम एक शिक्षक को यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि छात्रों को अभिप्रेरित करने में उसका प्रभाव सदा सकारात्मक होना चाहिए, यानी कि बालकों को जब मोटिवेट करे तो उसका प्रभाव हमेशा सकारात्मक हो, ऐसा ध्यान रखना जरूरी है। जैसे एक शिक्षक द्वारा कक्षा 3 सर्वोच्च अंक पाने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है, यानी कि एक कक्षा के अंदर 3 बालकों को जो सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हैं उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, तो अन्य छात्रों द्वारा भी अपने अधिगम स्तर को उच्च बनाने के प्रयास करने चाहिए। दूसरे शब्दों में छात्रों में रचनात्मक प्रतिस्पर्धा
विकसित होनी चाहिए। इससे संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया एवं अधिगम स्तर सर्वोच्च रूप में होगा। अभिप्रेरणा का नकारात्मक स्वरूप विकास की प्रक्रिया एवं अधिगम स्तर दोनों को विपरीत दिशा में ले जाता है। इसलिए नकारात्मक मोटिवेशन से हमेशा एक शिक्षक को बचना चाहिए। दोस्तों, तीसरी कठिनाई है पृष्ठ पोषण संबंधी कठिनाई, फीडबैक रिलेटेड डिफिकल्टी। पृष्ठ पोषण संबंधी कठिनाइयों को ध्यान में रखकर ही संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर को उच्च बनाया जा सकता है। एक शिक्षक से ये हमेशा ये अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक छात्र को उसके संज्ञानात्मक विकास एवं गतिविधियों की सफलता पर पृष्ठ पोषण दे, फीडबैक दे, और फीडबैक से बालक में उत्साह का संचार होता है। पृष्ठ पोषण का स्वरूप प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे छात्रों में अधिगम संबंधी एवं संज्ञानात्मक विकास संबंधी गतिविधियों के प्रति हमेशा रुचि बनी रहे। उपरोक्त पृष्ठ पोषण की उचित व्यवस्था में इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है। तीसरी कठिनाई है संप्रेषण संबंधी कठिनाई, कम्युनिकेशन रिलेटेड डिफिकल्टी। कम्युनिकेशन से हम समझते हैं विचारों का आदान प्रदान, यानी कि सामान्यतः ये देखा जाता है कि संप्रेषण स्थापित करने में शिक्षक को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुछ छात्र संकोची स्वभाव के होते हैं। संप्रेषण के सर्वोत्तम रूप में न होने पर अधिगम की व्यवस्था एवं संज्ञानात्मक विकास की व्यवस्था सर्वोत्तम रूप में नहीं होती। छात्र अपनी प्रत्येक अधिगम एवं संज्ञान संबंधी समस्या को शिक्षक के समक्ष प्रकट नहीं कर पाता, यानी कि उसको कुछ शिक्षक से पूछना होता है, लेकिन कम्युनिकेशन के अभाव में या संकोच के अभाव में वो शिक्षक के समक्ष अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाता, तथा उसकी शिक्षक भी सहायता नहीं कर पाता, क्योंकि शिक्षक को उस बालक की कठिनाई के संदर्भ में जानकारी भी नहीं है, तो वो उसकी समस्या का समाधान भी नहीं कर पाता। शिक्षक को इस स्थिति में छात्र को अधिक विचार प्रकट करने का अवसर देना चाहिए, जिससे छात्र में शिक्षक के प्रति एक विश्वास की भावना उत्पन्न होगी तथा वह अपनी प्रत्येक अधिगम एवं संज्ञानात्मक समस्या को शिक्षक के समक्ष प्रकट कर सके तथा अपने अधिगम एवं संज्ञानात्मक विकास को सर्वोत्तम बना सके। दोस्तों, अगली कठिनाई है निर्देशन एवं परामर्श संबंधी कठिनाई, गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिलेटेड डिफिकल्टी। सामान्य रूप में ये देखा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालय में निर्देशनकर्ता एवं परामर्शदाता की नियुक्ति नहीं होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षक को इस दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है। शिक्षक को निर्देशन एवं परामर्श के संदर्भ में उचित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता, इसलिए वह इस कार्य में कठिनाई महसूस करता है, क्योंकि बालक को यदि अच्छा गाइडेंस, निर्देशन एवं परामर्श प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से वो अच्छा विकास करेगा। और समस्या ये आती है कि अधिकांश शिक्षक को भी गाइडेंस एवं काउंसलिंग की अधिक जानकारी नहीं होती। जब छात्रों को उचित निर्देशन एवं परामर्श प्राप्त नहीं होता, तब उसका संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर उच्च नहीं हो पाता। इस स्थिति में शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि वह निर्देशन एवं परामर्श को उचित प्रशिक्षण प्राप्त करे। इसके पश्चात उसे छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने एवं उनके संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, अगली कठिनाई है संवेगात्मक अस्थिरता संबंधी कठिनाई, इमोशनल अनस्टेबिलिटी रिलेटेड डिफिकल्टी। सामान्यतः अनेक छात्रों में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। संवेगात्मक अस्थिरता कारण संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर कुप्रभावित हो जाता है। विद्यालय में अध्ययन के लिए आने वाले छात्रों में से प्रत्येक छात्र में संवेगात्मक अस्थिरता नहीं पाई जाती। संवेगात्मक अस्थिरता को दूर करने के लिए शिक्षक द्वारा विविध प्रयास किए जाते हैं, जिससे उसे कठिनाई का अनुभव होता है। इस स्थिति में शिक्षक को संवेगात्मक विकास एवं स्थिरता के लिए छात्रों को समूह में कार्य देना चाहिए, जिससे छात्रों में संवेगात्मक अस्थिरता की भावना का संवेगात्मक स्थिरता की भावना का विकास होगा। इसके परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक विकास भी संभव होगा तथा अधिगम स्तर उच्च एवं स्थायी होगा। दोस्तों, अगली कठिनाई है रुचिपूर्ण गतिविधियों संबंधी कठिनाई, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड डिफिकल्टीज। अधिगम संबंधी रुचिपूर्ण गतिविधियां उपलब्ध कराना भी एक शिक्षक के लिए कठिन कार्य होता है, क्योंकि प्रत्येक छात्र को प्राथमिक स्तर पर विविध प्रकार की रुचियां उसके अंदर होती है। उन सभी के अनुसार अधिगम गतिविधियां उपलब्ध कराना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसके लिए एक शिक्षक को सभी छात्रों की रुचियों को जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हर बालक की अपनी अलग रुचि होती है। समान रुचि वाले छात्रों के लिए एक समूह तैयार कर सकते हैं और उनके अनुसार गतिविधि
प्रदान की जा सकती है। इससे छात्रों का अधिगम स्तर एवं संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप में संपन्न हो सकेगी। अगली कठिनाई है शिक्षण अधिगम सामग्री संबंधी कठिनाई, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स रिलेटेड डिफिकल्टी। शिक्षण अधिगम सामग्री संबंधी कठिनाई 3 प्रकार से शिक्षक के समक्ष उपस्थित होती है। प्रथम, शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण संबंधी कठिनाई, क्योंकि एक शिक्षक को टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाना होता है तो उसको निर्माण से संबंधित शिक्षक के सामने कठिनाई आती है। दूसरा, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण का ज्ञान न होना तथा धन का उपलब्ध न होना दूसरी प्रमुख समस्या होती है। एक तो उसको जानकारी नहीं है, दूसरा टीचिंग लर्निंग मटेरियल लाने के लिए उसके पास धन का अभाव है, तो ये भी उसके लिए एक समस्या है। तृतीय, शिक्षकों में इसके प्रयोग के प्रति उदासीनता। तीसरा, अधिकांश शिक्षक इनका प्रयोग नहीं करना चाहता, इसलिए उनकी उदासीनता भी इसकी प्रमुख समस्या है। इससे संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शिक्षकों को अनुपयोगी सामग्री तथा कम कीमत के सामान में शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करना चाहिए, उसका प्रयोग व्यापक रूप से करना चाहिए। जिस प्रकार एक शिक्षक शिक्षण विधियों के प्रयोग के बिना शिक्षण नहीं कर सकता, बिना टीचिंग मेथड्स के प्रयोग के वो शिक्षण कार्य नहीं कर सकता, इसी प्रकार उसे ये सोच लेना चाहिए कि उसको शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग के बिना शिक्षण कार्य नहीं, क्योंकि शिक्षण टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग यदि शिक्षण कार्य में करेंगे तो निश्चित रूप से बालक आसानी से समझेंगे और वह शिक्षण रोचक एवं प्रभावी होगा। अंतिम कठिनाई होती है दोस्तों समन्वय संबंधी कठिनाई, कोऑर्डिनेशन रिलेटेड डिफिकल्टीज। समायोजन संबंधी कठिनाइयाँ भी अधिगम के में प्रमुख कठिनाई मानी जाती है। समन्वय की योग्यता का अभाव छात्रों के संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर दोनों को प्रभावित करता है। एक छात्र द्वारा जब पूर्व अनुभव एवं वर्तमान अनुभवों में समन्वय स्थापित नहीं किया जाता, एक छात्र द्वारा कक्षा में समन्वय स्थापित नहीं किया जाता, एक छात्र द्वारा शिक्षक के साथ समायोजन नहीं किया जाता, यानी कि कक्षा में नहीं है उस बालक का, शिक्षक के साथ नहीं है, परिवार के साथ नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ी समस्या होती है। और जो व्यक्ति अच्छी तरह से हर जगह पर समायोजित हो जाता है तो उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। अतः इस प्रकार की स्थिति में एक शिक्षक द्वारा छात्रों में संप्रेषण एवं सकारात्मक व्यवहार द्वारा समन्वय की क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे छात्रों द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। सामंजस्य की यह स्थिति छात्रों में संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम के स्तर को सर्वोच्च प्राथमिकता करती है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति को अच्छा समन्वय स्थापित करना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अच्छा समन्वय कर लेता है तो वो कहीं पर भी जाता है, किसी भी प्लेस के अंदर जाता है तो उसको कहीं किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, उपरोक्त विवेचन से ये स्पष्ट हो जाता है कि संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम संबंधी अनेक कठिनाइयों को समझने की योग्यता एक शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। इसके साथ साथ शिक्षक द्वारा अपनी योग्यता एवं कुशलता से उसका समाधान करने का प्रयास भी करना चाहिए, जिससे संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर उच्च हो सके। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमने अधिगम से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं आती है एक शिक्षक को, उसके संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किया है और उन समस्याओं को समझना है, क्योंकि आप भावी शिक्षक हैं तो आपके जीवन में भी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि उनको समय के साथ हम दूर करते हैं तो निश्चित रूप से हम बालकों के साथ अच्छा न्याय कर पाएंगे। जहाँ पर भी हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से बिना किसी अवरोध या समस्या के आसानी से अपना कार्य को संपादित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास के इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।